नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना बड़वानी के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक राजेश कनोजे को महंगा पड़ गया। न्यूज 24 के मुताबिक सहायक आयुक्त ने राजेश कनोजे को निलंबित कर दिया है। राजेश कनोजे ने 24 नवंबर को आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर बोरगांव और रस्तमपुर के बीच में राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। उनका राहुल गांधी के साथ फोटो भी आया है। शिक्षक ने राहुल को तीर कमान भी भेंट की थी। इसके अगले ही दिन सहायक आयुक्त बड़वानी द्वारा आदेश जारी कर राजेश कनोजे को निलंबित कर दिया गया। निलंबन पत्र में उल्लेख किया गया है कि राजनीतिक दल की रैली में सम्मिलित होकर उन्होंने मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 5 का उल्लंघन किया। हालांकि राहुल गांधी की ओर से कहा जा रहा है ये राजनीतिक यात्रा है ही नहीं, इसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी ने भाजपा और शिवराज सिंह चौहान की नींद हराम कर दी है। भाजपा यात्रा से डर रही है। कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी में जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी को लेकर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने तीखा जवाब दिया। क्या केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में वापस लौटेंगे? इस सवाल के जवाब में जयराम रमेश ने कहा, सिंधिया 24 कैरेट गद्दार हैं। पार्टी में उनकी वापसी का कोई सवाल ही नहीं उठता। जयराम रमेश ने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस छोड़कर जाने वालों को वापस नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने के बाद गरिमापूर्ण चुप्पी बनाए रखने वाले कपिल सिब्बल जैसे लोगों को पार्टी वापस लौटने की अनुमति दे सकती है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया या हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों को नहीं। राहुल गांधी ने महंगे पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कच्चा तेल 25% सस्ता, एलपीजी 40% सस्ती, ये 6 महीने के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आंकड़े हैं। फिर भी पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम कम क्यों नहीं हुए? राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपके लूटतंत्र के खिलाफ लोकतंत्र की आवाज है भारत जोड़ो यात्रा, जवाब दीजिए। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि राज्य के राज्यपालों के पद के लिए व्यक्तियों के चयन के लिए कुछ मानदंड तय किए जाने चाहिए। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, छत्रपति शिवाजी महाराज और समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे श्रद्धेय शख्सियतों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा सरकार गिराने के लिए की गई बगावत के संदर्भ में कहा कि एक राज्य मंत्री ने एकनाथ शिंदे के विश्वासघात की तुलना योद्धा राजा के आगरा से भागने से की और ऐसे लोग अभी भी पद पर बने हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है और ऐसे पद पर किसे नियुक्त किया जा सकता है, इसके लिए कुछ मानदंड होने चाहिए। मैं मांग करता हूं कि इस तरह के नियम बनाए जाएं। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहमदाबाद में कांग्रेस को निशाने पर लिया। योगी ने कहा कि महात्मा गांधी आजादी के बाद कांग्रेस को भंग करना चाहते थे, अब वक्त आ गया है बापू का सपना पूरा करने का। उन्होंने कहा कि अब देश आजाद हो गया है, कांग्रेस की अब कोई जरूरत नहीं है, इसे भंग हो ही जाना चाहिए। कांग्रेस के विसर्जन का जो सपना बापू का है, वो सपने को साकार करने का वक्त आ गया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए कल 4 दिसंबर को वोटिंग होगी। इस चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी मुख्य मुकाबले में माने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी चुनाव में जोर लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव के लिए जमकर प्रचार किया है और इस बार बीजेपी को मात देने का दावा भी किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में कूड़े के ढेर को मुख्य मुद्दा बनाया है। हालांकि बीजेपी ने इस चुनाव में कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को सड़कों पर उतारकर प्रचार कराया और चुनाव को नाक की लड़ाई बनाया है। इस चुनाव में कल सभी 250 वार्ड पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 5:30 बजे समाप्त होगा। नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच कॉलेजियम को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी को रद्द करने पर बात करते हुए शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को रद्द किया और संसद में आवाज नहीं हुई तो मैं भौचक्का था। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा था। दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां लोगों की इच्छा को दर्शाने वाले संविधान के एक प्रावधान को इस तरह रद्द कर दिया गया हो। मालूम हो कि एनजेएसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग सरकार द्वारा प्रस्तावित एक संवैधानिक संस्था है जिसे जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम की जगह लेने के लिए बनाया गया था। वहीं कॉलेजियम सिस्टम के जरिए पिछले 22 साल से जजों की नियुक्ति की जा रही है, जिसमें न्यायपालिका खुद जजों की नियुक्ति करती है, लेकिन सरकार इसके विरोध में लगातार आवाज उठा रही है। हालांकि सरकार के विरोध में यह भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार जजों की नियुक्ति करने लगी तो न्यायपालिका पर बड़ा खतरा आ सकता है।
बता दें, उपराष्ट्रपति दिल्ली में 8वें डॉक्टर LM सिंघवी मेमोरियल लेक्चर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उपराष्ट्रपति धनखड़ के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। इंदौर के एक सरकारी लॉ कॉलेज के 6 प्रोफेसर्स के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है। इन प्रोफेसर्स के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP ने धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने सहित कई आरोप लगाए थे। ABVP ने इस संबंध में कॉलेज के प्रिंसिपल इनाम उर रहमान को ज्ञापन सौंपा था। सभी प्रोफेसर्स को अस्थायी रूप से उनके काम से मुक्त कर दिया गया है। ABVP राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छात्र संगठन है। बता दें, ABVP के छात्रों ने ज्ञापन में प्रिंसिपल से पूछा था, इस कॉलेज में एक ही विशेष धर्म के ज्यादा शिक्षक क्यों हैं? उन्होंने आरोप लगाया था, इनमें से एक प्रोफेसर धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं। छात्रों ने आरोप लगाया था, ये प्रोफेसर सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद नई शिक्षा नीति के खिलाफ अभियान चला रहे थे। भारत में इजरायल के राजदूत नोर गिलोन ने शनिवार को बताया है कि उन्हें ऑनलाइन हेट का सामना करना पड़ रहा है। गिलोन ने कहा कि ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के जूरी बोर्ड के हेड नादाब लपिट के कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिए गए बयान की निंदा की थी। लापिट ने सोमवार को 53वें IFFI के समापन समारोह में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को वल्गर और प्रोपेगेंडा फिल्म बताया था। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया और टीवी पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया था। गिलोन ने ट्विटर पर उन्हें भेजे गए एक संदेश का स्क्रीनशॉट ट्वीट किया है। इस संदेश में लिखा है, तुरंत भारत से बाहर निकलो, हिटलर एक महान व्यक्ति था। गिलोन ने ट्वीट में लिखा है कि जिस शख्स ने उन्हें यह संदेश भेजा है उसके प्रोफाइल के मुताबिक उसने PhD की हुई है। उन्होंने लिखा है वो उसकी पहचान को जाहिर नहीं कर रहे हैं। कानपुर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। कल्याणपुर इलाके में पुलिस ने सब्जी बेचने वाले का सामान रेल ट्रैक पर फेंक दिया। जब वो सामान उठाने गया तो उसके दोनों पैर लोकल ट्रेन से कट गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड करके मामले की लीपापोती कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि लोकल पुलिस हर सब्जी बेचने वाले से रोजाना 50 रुपए वसूलती है, इसके बावजूद सब्जी बेचने वालों को भगा दिया जाता है। एडिशनल DCP वेस्ट लखन यादव ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि ट्रैफिक के लिए क्षेत्र को साफ करना एक नियमित अभ्यास का हिस्सा है। DCP लखन यादव ने कहा, इरफान उर्फ लड्डू रेलवे ट्रैक के पास सब्जी बेच रहा था। पुलिस के आने पर वो जल्दी से खाली करने के लिए दौड़ा तो उसका तराजू पटरियों पर गिर गया। उसे उठाने के चक्कर में उसके दोनों पैर ट्रेन के नीचे आ गए। इरफान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज चल रहा है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों के प्रचंड प्रदर्शन के बाद पुलिस ने उस प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर विदेशी छात्रा से कथित छेड़छाड़ का आरोप है। हैदराबाद की गाचीबावली पुलिस ने शनिवार को प्रोफेसर के खिलाफ छात्रा के साथ छेड़छाड़ की कोशिश का मामला दर्ज किया। यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर साहब को सस्पेंड कर दिया है। यह घटना शुक्रवार देर रात कैंपस के अंदर हुई, जिसमें प्रोफेसर ने थाईलैंड की एक छात्रा का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। कैंपस में देर रात एक पार्टी रखी गई थी जिसमें हिंदी विभाग के प्रोफेसर रवि रंजन भी मौजूद थे। आरोप है कि पार्टी के दौरान प्रोफेसर रवि रंजन ने थाईलैंड की छात्रा से छेड़छाड़ की। गाचीबावली पुलिस थाने के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें शनिवार तड़के पीड़ित छात्रा से शिकायत मिली कि प्रोफेसर ने उसका यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया है और जब उसने उसका विरोध किया तो उसने उसे पीटा। पुलिस अधिकारी के मुताबिक शिकायत में छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर काफी समय से उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था। प्रोफेसर के खिलाफ धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच भी शुरू हो गई है। JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और सामाजिक कार्यकर्ता खालिद सैफी को दिल्ली की एक कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दंगे के एक मामले में आज शनिवार को बरी कर दिया, लेकिन बरी होने के बावजूद दोनों जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद और खालिद सैफी के खिलाफ कई मामले दर्ज कर रखे हैं। जब तक सभी में उन्हें जमानत नहीं मिलती तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। दोनों पर 2020 के दिल्ली दंगों में एक मामले में पुलिस ने पथराव का आरोप लगाया था। खजूरी खास थाने में इस संबंध में FIR दर्ज की गई थी। 25 फरवरी 2020 को दर्ज की गई इस FIR में पूर्वोत्तर दिल्ली के खजूरी खास इलाके में हुई हिंसा की जांच की गई थी। पश्चिम बंगाल में TMC के कार्यकर्ता के घर हुए बम धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए हैं। ये धमाका पूर्व मेदिनीपुर जिले में भूपति नगर थाने के अंतर्गत अर्जुन नगर क्षेत्र में TMC के बूथ अध्यक्ष राजकुमार मन्ना के घर पर शुक्रवार रात को हुआ। धमाका इतना भयंकर था कि इसने मिट्टी से बने उनके घर की छत को उड़ा दिया। मृतकों में तृणमूल के स्थानीय नेता राजकुमार मन्ना शामिल हैं। उनके अलावा राजकुमार के भाई देव कुमार मन्ना और एक अन्य व्यक्ति विश्वजीत गायन की भी मौत हो गई। जिस इलाके में यह घटना हुई उसके पास ही शनिवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की सभा होनी थी।
पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता के घर धमाके के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने इस धमाके के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि जब भी कहीं कोई धमाका होता है तो हम देखते हैं कि इसमें टीएमसी के नेता शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि असामाजिक लोग टीएमसी में बैठे हुए हैं और ऐसे में धमाके को लेकर हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में एनआईए से जांच कराने की मांग की है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष श्रीकांत मजूमदार ने आरोप लगाया, ये धमाका टीएमसी नेता के घर में उस वक्त हुआ जब वो कच्चा बम बना रहा था। उन्होंने कहा कि टीएमसी पंचायत चुनाव से पहले राज्य में डर का माहौल बना रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से इस घटना का संज्ञान लेने की मांग की है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति के मामले में सीबीआई ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और एमएलसी के कविता को समन भेजा है। सीबीआई ने उनसे 6 दिसंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। उन्हें इस बात की छूट दी गई है कि वो अपनी सुविधा के मुताबिक या तो दिल्ली स्थित सीबीआई के मुख्यालय में पूछताछ के लिए आ सकती हैं या फिर सीबीआई के हैदराबाद में स्थित दफ्तर पर। सीबीआई के द्वारा कविता को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि इस मामले की जांच के दौरान कुछ तथ्य सामने आए हैं और हो सकता है कि आपको इस बारे में जानकारी हो, इसलिए ऐसे तथ्यों की जांच करनी जरूरी है। नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कविता ने कहा कि उन्होंने सीबीआई के अफसरों से कहा है कि वो 6 दिसंबर को उनसे हैदराबाद में स्थित उनके आवास पर आकर मिल सकते हैं। बता दें, विवाद होने के बाद दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति को वापस ले लिया था। इससे पहले दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस मामले में तेलंगाना की कुछ कंपनियां भी सीबीआई की रडार पर हैं। गूगल के प्रमुख सुंदर पिचाई को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने शुक्रवार को उनको ये अवार्ड सौंपा। भारत सरकार की तरफ से मिला ये सम्मान स्वीकार करने के बाद सुंदर पिचाई ने एक ब्लॉग लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि भारत उनका एक हिस्सा है जो हमेशा उनके साथ रहता है। उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं अपने अंदर बसे भारत को साथ ले जाता हूं, इस खूबसूरत सम्मान को छोड़कर जिसे मैं किसी एक जगह पर सुरक्षित रखूंगा। बता दें, भारतीय अमेरिकी पिचाई को व्यापार और उद्योग श्रेणी में 2022 के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। मदुरै में जन्मे पिचाई को इस साल की शुरुआत में 17 पुरस्कार विजेताओं में से एक नामित किया गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।